FM 91.6 बुदशिर का रेडियो किरण मुनव्वर का सलाम आप सबकी खिदमत में। आज हमारे साथ बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लियाकत अली खान साहब आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मिली नगमा सुनते ही आप सबको कुछ एहसास हो गया होगा। जी जनाब, आज हमारे साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर स्वीडन और फिनलैंड में डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया आपकी दावत का और मौका देने का। जी वेलकम। हम आपको शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है जी उर्दू मैगज़ीन। और जैसा कि किरण ने कहा कि आपने वक्त निकाला, आपने मैं समझता हूँ कि आपके पास आपका जो वक्त है बड़ा कीमती होता है। तो इसमें ऐसा है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि आप को 4-5 माह हो गए अब यहाँ आए हुए स्वीडन में, तो आपने किस तरह यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको कैसा पाया, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनको कैसा पाया आपने, तो किस तरह देख रहे हैं आप? जी मैं क्रिसमस से थोड़ा सा पहले आया था यहाँ पे। तो एक तो ये पेंडेमिया की वजह से बहुत सारे लोगों से फ़िज़िकली मुलाकात नहीं हो सकी और हमने कोई ऐसा कम्युनिटी की गैदरिंग भी चूँकि वो ऐसे प्रोसीजर्स हैं तो उनको फॉलो करते हुए नहीं की। लेकिन इंडिविजुअली मेरी कम्युनिटी के कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं और हमने ये जो नया कल्चर आया है ऑनलाइन मीटिंग्स का, उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने माहाना एक कम्युनिटी मीटिंग्स का एहतमाम किया है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत हैं कि जो कौमी इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानियों को और जिनमें एम्बेसी भी शामिल है, हम वीज़ा, पासपोर्ट और अटेस्टेशन वगैरह इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक महीने में एक दफ़ा एक मीटिंग किया करेंगे और इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो उसको फ़िज़िकली किया करेंगे। अभी हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। इस दफ़ा 22 फरवरी को होगी इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा वी हैड अ मीटिंग जिसके अंदर जनवरी में, और वो काफ़ी अच्छी रही, उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। स्वीडन में समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है कई लिहाज से। एक तो यहाँ का जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, या आप कहें कि इनका जो सियासी फ़लसफ़ा है, वो इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर जो जेंडर अवेयरनेस है उस पर इनका काफ़ी ज़ोर है। और ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें हम इनके साथ जब बात करते हैं उनको जो मुख्तलिफ़ दुनिया में जो मज़ालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन के अवाम पर, कश्मीरी अवाम पर, और उनके बारे में बात करते हैं, तो ये उसकी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा जो अहम एस्पेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज, और इसमें स्वीडन बहुत एक्टिव है इंटरनेशनल लेवल पर। पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, इन्होंने ख़ास तौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के ऊपर तवज्जो दी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके जो असरात हैं उनसे हम भी जो है वो महफूज नहीं है। और इस लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन चैलेंजेस को एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मिलकर हम उसका सामना करें। और तीसरा मैं समझता हूँ कि ये स्वीडन जो है वो इनोवेशन में, हाई एंड टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड लीडर है।
तो ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं स्वीडिश सोसाइटी के, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मेरा ख़्याल है कि हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनकी भी सिमत मुतय्यन करते हैं। और हमारा जो ताउन है वो पहले भी एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी देयर आर 35 स्वीडिश कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी न किसी तरीके से मौजूद हैं। उनके कुछ के जॉइंट वेंचर्स हैं, कुछ के वहाँ पे सोर्सिंग है उनकी वहाँ से। तो हम इस तादाद को बढ़ाना चाहेंगे। और ये टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट, ये मैं समझता हूँ कि ये तीन ऐसे शोबे हैं जिनमें स्वीडन के साथ बहुत काम हो सकता है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। जी सॉरी आप दोनों को थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला जारी रहता है। हम जब भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कॉल्स लेते हैं, तो हमारे कॉलर्स भी आपके साथ कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो हम कॉल भी ले लेते हैं, साथ साथ सर आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सुहेल सफदर है और मैं स्टॉकहोम से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, आज हमारे साथ इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब, पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे जो है वो इस कॉल के अंदर लिया। मैं एम्बेसडर साहब की रिसेंटली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ। इवन मेरी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने कम्युनिटी के मुख्तलिफ लोगों के साथ इनकी गुफ्तगू जारी है, मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के साथ ये मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन दूंगा या एक छोटा सा इनसे सवाल काइंड ऑफ चीज़ पूछूंगा। मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ स्टूडेंट यूनियन का यहाँ पे KTH स्टॉकहोम रीजन का, और मैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ब्लॉग्स भी लिखता हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा उर्दू चैनल स्टॉकहोम के नाम से एक चैनल भी चल रहा है। एम्बेसडर आप मुख्तलिफ प्रोफेशनल से भी मिल रहे हैं और मुझे पता चला है कि स्टूडेंट के साथ भी प्लान कर रहे हैं। तो एक तो मैं इनसे पूछूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए इनके जहन के अंदर क्या चीज़ है कि एम्बेसी पाकिस्तान के एम्बेसी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढूंढने में मदद करेगी। किसी दौर में एजुकेशन फ्री थी, HEC स्पॉन्सरशिप करती थी, क्या आगे कोई ऐसा प्लान है कि एम्बेसी इन्वॉल्व हो और यूनिवर्सिटीज़ के साथ को वेंचर शुरू किया जाए, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ? जी ये थैंक यू वेरी मच सफदर साहब, सोहेल साहब, आप का ये सवाल बड़ा अहम है। ये मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर, और उसके अलावा वो लोग भी जो यहाँ पर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो स्वीडन में रहते हैं या वो कारोबार करते हैं या यहाँ काम करते हैं, उनका एक बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान और स्वीडन के ताल्लुकात में। और मेरी जिनसे भी मुलाकात हुई है तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं उनसे रहनुमाई हासिल करूँ कि वो कौन से एवेन्यूज़ है जिनको हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें एम्बेसी जो रेलेवेंट लोग हैं उनको एक टेबल पर लेके आ सकती है। मेरा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेरा ये ख़्याल है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एवेन्यूज़ हैं जिनमें पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान जो है वो तावन हो सकता है। पाकिस्तान, आपने ज़िक्र किया कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तालीम जो है वो फ्री थी एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और वो अब चूँकि इनका वो सिलसिला ख़त्म हुआ है, बट मेरा ये ख़्याल है कि नीश एरियाज़ हैं जिनके अंदर अगर हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक किसी किस्म का रिलेशनशिप, वो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी का रिलेशनशिप हो सकता है, वो जो है जॉइंट डिग्री भी हो सकती है स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। तो ये दिस सीम्स टू बी समथिंग कि जो मुस्तकबिल में
ये एक स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे जो लोग जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ लर्न करना चाहते हैं, मैंने यहाँ देखा है कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो लियाकत साहब ने पहले मुझसे पूछा भी, वो बाय एंड लार्ज दे आर वेल एजुकेटेड और दे आर वेल एडजस्टेड इनटू दिस सोसाइटी। और ये मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें बड़ी अहम है कि अगर आप आला तालीम से बहरावर हैं और इस सोसाइटी में एक मुस्बत रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो आप पाकिस्तान के लिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अपने जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है कम्युनिटी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। तो मेरी जो स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात है उसका ये एक मकसद है। मैं उसके अलावा यहाँ पे स्वीडन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस है उनके हेड से भी मिला हूँ, ऑनलाइन मेरी मीटिंग हुई है उनसे, और उनसे भी मैंने ये ही बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं वो उपसला यूनिवर्सिटी में, और उनसे मेरी बात हुई है। उनको भी मैंने उनसे भी ताउन की दरख्वास्त की, और उन्होंने कहा है कि वो सजेस्ट करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको उन स्पेसिफ़िक, हमने कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, और उनमें हम चाहते हैं कि उन डिपार्टमेंट्स का पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाए। आई टोटली एग्री विद यू कि जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो प्रोबेबली इट हैज़ टू बी अ मोर ऑफ अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, और दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। और इसमें ऑब्वियसली आप लोगों की जो राय है और जो आप लोगों के सजेशंस हैं वो दे विल बी वेरी वैल्यूएबल। मेरी इंशाल्लाह हम जल्द इस डेट का अनाउंस करेंगे, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इसमें मेरा ख्याल सुहेल सफदर साहब ने जो सवाल किया है, इसमें जो ये फ़ीस वाला जो मसला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई एम्बेसी या आप बतौर सफ़ीर कोई आप समझते हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, पहले ये अब स्वीडन की गवर्नमेंट में की पॉलिसी चेंज हुई है, तो और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो चेंज नहीं हुई। हमारी कोशिश ये होगी, मेरा ख्याल है कि अगर हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी लिंकेजेस बढ़ा सकें तो दैट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन सर्टन फैसिलिटेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स। सर मैं भी एक स्टूडेंट भी हूँ, जैसा कि आप सब जी जरूर किसी 2007 टू 2010 एक्चुअली HEC के पास स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होते थे, मास्टर प्रोग्राम के लिए भी, PhD के लिए भी। पर रिसेंटली आफ्टर मतलब फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, उसके बाद स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई। अब अमूमन जो है SC की स्कॉलरशिप के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कोई स्टूडेंट्स जो बड़े पढ़े लिखे हैं, स्वीडिश इंस्टीट्यूट उनको जो है वो स्कॉलरशिप देता है और आते हैं, और कुछ लोग अपनी फीसिस पे करके आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एटलीस्ट कोई परसेंटेज स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए वहाँ HEC से जो है वो बजट अप्रूव्ड करवा लें, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, तो ये काइंड ऑफ बेशक बॉन्ड साइन करवा लें अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ आए पढ़ें और वापस जाएं, इस लेवल तक की अगर हेल्प हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। बिसाइड आपने जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बात की, वो तो बेहतरीन चीज़ होगी अगर ऐसा मसला हो जाए। और एक आखिरी चीज़ ये है कि शायद आपके इल्म में भी होगा कि एक दौर के अंदर स्वीडन की कोई 6-7 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर कैंपस खोलने की कोशिश की थी उन्होंने, जिनमें से कुछ का स्ट्रक्चर भी बन गया था, कुछ की साइट्स भी विजिट हो गई थी, जिनमें KTH का भी है, जिसका आपने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मेरे ख्याल में बात की। इन एनी केस, क्योंकि आज आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिनों में हो जाएगी ये चीज़, इसके लिए प्लानिंग चाहिए, सारा कुछ चाहिए, बट अपने काइंडली एजेंडे भी रखिएगा कि अगर कोई इस तरह का चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर में कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी कैंपस वगैरह वहाँ पे खोलने पे एग्री हो जाए और गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जी ठीक है। मेरी आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू मीट द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑल्सो जी,
तो ये जो आपने बातें की हैं, आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट। जी सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं एक एडिशन करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी एक्टिव भी रहती हूँ रजिस्ट्रेशन, एम्बेसी और सब चीज़ों को लेकर। तो जब मैं किसी से भी ये बात कहती हूँ कि हमें रजिस्ट्रेशन कर लें एम्बेसी पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है, हम इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एक सवाल आता है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, एक आम बंदे का सवाल है, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आता है कि हमारे 3 मसले हैं, जॉब, रेजिडेंस फीस और मतलब वो कहते हैं ये हमें चाहिए। तो क्या एम्बेसी हमें कोई रेजिडेंस पे, कोई जॉब पे या किसी फ़ीस के मामले में कोई हेल्प कर सकेगी? हमारा जो काम है जी वो बेसिकली है स्वीडन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ जो शोबे हैं, चाहे वो तालीम है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, उन तमाम में जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है इदारों के दरमियान, उसको इस्टेब्लिश करना। ये जो आपने मसाइल का जिक्र किया है, ये एक इंडिविजुअल लेवल के इश्यूज़ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं या इस तरह के जब आप अब्रॉड होते हैं दियार गैर में, तो वो जो हमें कल्चरल इश्यूज़ भी आते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि अगर आप लोग चूँकि एक ही माहौल से पढ़े हैं, एक ही माहौल को समझते हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक कौम है, तो वो आपस में अगर एक्सचेंज ऑफ आइडिया करें तो उससे यकीनन फ़ायदा होगा। और ये हमारा उसमें रोल है, और मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के साथ जो बात करने में, कि वो हमें ये भी गाइड कर सकते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूनिवर्सिटी है, इसमें ये डिपार्टमेंट है जो बहुत एक्सेल कर रहा है, और इस डिपार्टमेंट के साथ आप बात करें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के साथ कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, तो फॉर फ्यूचर वी कैन हैव सम एक्सचेंज प्रोग्राम कोई उनके साथ कोशिश करें, इंशाल्लाह, साइन करने की, एमओयू साइन करने की। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि जो एम्बेसी है वो यहाँ जो लोकल जो प्रोफेशनल्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो दूसरे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है। उनको ये एक एसेट्स है हमारा, जो लोग एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके लिंक हैं, फिर उनकी अच्छी खासी उनकी एक क्वालिफ़िकेशन है, तो उसे हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो होता नहीं है, चूँकि मुझे खासा लंबा अरसा हो गया, माशाल्लाह 12-13 एम्बेसडर जो है मैं जानता हूँ जो मेरे दौर में यहाँ से गुजर गए हैं। अगरचे मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क आया है इसमें, उसकी वजह बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल ही कम्युनिटी है ही बिल्कुल ना होने के बराबर की। तो उसके बाद जूँ ये तादाद बढ़ती गई तो मैंने देखा कि एम्बेसी का जो इंटरेक्शन था उसमें भी रवैये में कोई तब्दीली आती गई, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है। बीच में कुछ एम्बेसडर साहबान या कुछ स्टाफ ऐसा था कि कुछ शिकायत वगैरह भी होती रहीं, लेकिन ऑन दी होल मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहा। बहरहाल सवाल मेरा वही है कि अगर एम्बेसी सही तरीके से इन लोगों को इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा एम्बेसी को, हमारे मुल्क को और कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है इसमें। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ इस बारे में। मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोग हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, ये एक ब्रिज है पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान, और इनकी जो तजर्बा है या जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है इस माशरे की, उससे हम यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि फरवरी में हमने एक आईटी प्रोफेशनल्स की मीटिंग की, और उसमें तकरीबन 50 के करीब आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनीज़ ने शिरकत की। उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ स्वीडन और फिनलैंड से था। कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ भी उसमें शामिल हुई, और हमारी जो मकसद था वो ये था कि हम उनके साथ ये डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें गाइड किया कि जी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो ग्रोइंग फील्ड्स हैं और जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं,
और हमें अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए और या यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो इन फील्ड के अंदर काम करें और स्वीडिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। और इसको हम फॉलो अप के तौर पर उससे हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिले और इंशाल्लाह विल वर्क ऑन दैट। और इंशाल्लाह हम 10 मार्च को पाकिस्तान में जो रेलेवेंट इदारे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनको हम और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इदारे जो हैं इनको हम उसमें दावत देंगे। वो पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट आईटी पॉलिसी है, जो हमारा विज़न है फॉर द ग्रोथ ऑफ आईटी, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसमें हमने कोई 25-30 स्वीडिश कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं जिनको हम उसमें दावत देंगे और इसी तादाद के हिसाब से तकरीबन पाकिस्तानी कंपनीज़ को, ताकि वो एक दूसरे के साथ रूशनास हो सकें और एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा कर सकें एंड देन दे कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप। हम बेसिकली एम्बेसी का रोल जो है वो मैं देखता हूँ कि एज अ कैटलिस्ट है कि हम दो जो रेलेवेंट बॉडीज़ हैं या रेलेवेंट लोग हैं उनको एक फोरम पे ले आएँ and then we give them the opportunity to discuss and find out for themselves कि वो क्या मिलके कर सकते हैं। जी सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब आप एक दोनों चीज़ों को सामने कर दें और फिर वो आपस में रिएक्शन हो जाए और एक काम बन जाए। तो यहाँ पे मैं एक कहूँगी कि पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान तो एम्बेसी का रोल है ही, एक रोल एम्बेसी का ये भी हो जाए अगर तो बेहतर हो जाए कि जो कम्युनिटी यहाँ पे सेटल्ड है पाकिस्तानी वो और जो आ रहे हैं या नए आए हैं उनके दरमियान भी अगर एक ब्रिज हो जाए तो मुझे लगता है कि वो जो इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं वो उससे सॉल्व हो सकते हैं किसी हद तक। और सर इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि अमूमन बदकिस्मती से हमने ये चीज़ देखी है कि जो लोग नए आते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और स्पेसिफ़िकली अपनी ही कम्युनिटी उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, या तो वॉलंटरी वर्क पे रखा जाता है या 40 रुपये घंटा पे काम दिया जाता है 50। ये बड़ा ही किसी हम इलीगली तो उनको कुछ नहीं कह सकते, ना एम्बेसी कह सकती है ना हम कह सकते, लेकिन हम एथिकली शायद उनको थोड़ा सा कह सकें तो मुझे लगता है कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए। देखें जी, एम्बेसी का तो दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं और वो जो आपने बात की कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाकिस्तानी जो चाहे यहाँ पे वो पहले से सेटल हुआ है, चाहे वो बाद में आए हैं, चाहे वो तालीम याफ्ता हैं, कम तालीम याफ्ता हैं, बुज़ुर्ग हैं और मैं चाहूँगा ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन भी इसको अपना घर समझे। और हम ये चाहेंगे कि वो तमाम उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। हमारा जो ये सोशल मीडिया है उस पे भी हमारी रीच जो है इट इज़ बेसिकली मेंट के हम कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, इससे हमें भी फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली इसका बाय प्रोडक्ट ये भी है कि कम्युनिटी के को भी आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मैं फिर अपने सामीन को ये कहती जाऊँगी कि प्लीज़ सब के सब, मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है या किसी का भी कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम एम्बेसी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हों। जितने ज़्यादा लोग वहाँ रजिस्टर्ड होंगे उतनी बड़ी कम्युनिटी सामने आएगी और एम्बेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका है। तो इसलिए वहाँ पे हमें कोई ऐसा एतराज़ भी नहीं है कि कौन उसको लीड कर रहा है और कौन नहीं। तो हम सबको चाहिए अपने वहाँ पे आप जाएं, आपको एम्बेसी के पाकिस्तान एम्बेसी स्वीडन एंड फिनलैंड के पेज पे आपको वहाँ पर जो है एक पोर्टल नज़र आएगा रजिस्ट्रेशन का। आप जाकर सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन में अपना नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी पुट करें तो आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा किरण, दूसरा हमने ये भी जो आपने बात की कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो एक प्रोफेशन के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट और उसमें जो उनके कॉमन मसाइल हैं वो भी वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है और दूसरा ये है कि वो मिलकर
जो कम्युनिटी है उसके फ़ायदे के लिए भी बात कर सकते हैं। इसमें हम इस वीकेंड पे जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स यूरोप का, स्वीडन और फिनलैंड का चैप्टर जो है उसका इफ्तिताह इंशाल्लाह करेंगे। वो आप हमारे अगर फेसबुक पेज पे जाएं तो आपको उसकी तमाम हमारी जो एक्टिविटीज के नाम से जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप एंड ABPS यूरोप के नाम से, और वो उसमें बुनियादी तौर पर यही मकसद है क्योंकि डॉक्टर्स के एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करने की, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो अगर दे कैन कम टुगेदर, और मैंने देखा है कि हमारे लोगों में एक जज्बा होता है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को पे बैक करें, और जो वो एक ख़ास लेवल पे पहुंच गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेसर्स हैं मेडिसिन में या किसी और फील्ड में, तो वो एक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो उनके पास वो एवेन्यू भी अवेलेबल हो। जी सर, हमारे पास कॉलर है, हम पहले कॉल ले लें फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर? मैं किरण बात कर रही हूँ स्टॉकहोम से। जी किरण, खुश आमदीद। आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं, पहले भी हमें कॉल करती रहती हैं, थैंक यू सो मच। आज आपको पता ही है कि हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद हैं। आप कुछ पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई पाकिस्तान को याद करना चाहें, जैसा चाहती हैं। हाँ जी, पहले तो मैंने वेलकम कहूँगी। आपने कुछ ऐसा पहले भी जिक्र किया था कि आए हैं तो बहुत अच्छा है। वी होप कि थोड़ा सा चेंज लेकर आए, कोई नई चीज़ स्टूडेंट्स को जो टेंशंस हैं या और फैमिलीज के लिए जो परेशानियां वो सॉल्व हो सके एम्बेसी से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन दरअसल बिजनेस से रिलेटेड था कि हम पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं, अगर हम कोई चाहें बिजनेस करना, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं वेबसाइट चेक कर रही थी तो वहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जिनसे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है और कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जिनमें भी मार्जिन है कि उसको ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके उस एरिया को। तो उसमें कॉटन और राइस इस तरह की चीजें लिखी नहीं थी, तो वो बड़ी अच्छी हेल्पफुल मुझे इन्फॉर्मेशन लगी। तो तब मुझे ख्याल आया कि अगर और इन्फॉर्मेशन हो और किसी तरह लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो कि स्वीडन में नहीं है और हम स्वीडन में उनको एक्सपोर्ट कराएं, तो वो अच्छा फायदा होगा हमारे मुल्क को भी और बिजनेस होल्डर्स को भी। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ चीजें अपडेट हो जाए एम्बेसी पे या उससे कुछ रिलेटेड चीजें इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से चीजें और यहाँ पे उनको सेल करें और वो हमारे मुल्क के लिए। किरण, हम आपका सवाल समझ गए हैं कि आप चाहती हैं कि एम्बेसी के पेज पे बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है खासतौर पे एक्सपोर्ट से मुतालिक उनको अपडेट कर दिया जाए। जी थैंक यू किरण, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है? थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, सवाल आपके ज़हन में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो ट्रेड को बढ़ाना जो है ये एक हमारा अहम फोकस है इसके ऊपर। इनफैक्ट मैं सिर्फ ट्रेड की बात नहीं करता, मैं इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का नाम देता हूँ, और इसमें ट्रेड भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी है, इसमें एजुकेशन भी है, और इसमें जो पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं उनकी रेमिटेंसेस, उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना भी है, और ये तमाम एवेन्यूज़ हैं। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, कुछ मालूमात हमारी वेबसाइट के ऊपर जैसा आपने कहा मौजूद भी है, और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आपके कोई स्पेसिफ़िक सवाल हैं, आप कोई स्पेसिफ़िक पाकिस्तानी उस सेक्टर के अंदर किसी कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट्स चाहते हैं या स्वीडन में जो रेलेवेंट कंपनीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट्स चाहते हैं, तो हमारा कमर्शियल सेक्शन जो है वो आपकी मदद के लिए हाजिर है। आप उनको ईमेल करें और इंशाल्लाह हम आपके साथ देंगे। जी किरण, तो लगता है आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपका कुछ ख़ास सवाल है तो प्लीज़ आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से मेल कर सकती हैं और अपने सवाल का जवाब ले सकती हैं। जी सवीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि चूँकि अब माशाल्लाह आपको नवंबर में आप आए, आपका इंटरेक्शन हुआ पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ, लोगों से मिले और माशाल्लाह बड़े अच्छे आपने गैदरिंग की, और कोविड होने के बावजूद मीटिंग्स वगैरह आपकी चलती रहीं और बड़ी कामयाब रहीं। तो आपके ज़हन में क्या पहली प्रायोरिटी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मसला है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये बहुत अहम है, यहाँ हमें कुछ फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है,
कोई ऐसा कोई आप आइडेंटिफाई किया आपने कोई? मैं जिस चीज़ के ऊपर कम्युनिटी के साथ काम करना चाहूँगा वो मेरा ख्याल है जो हमारी नई नस्ल है, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो पहली नस्ल से दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल पे आ चुके हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि जो यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं उनको पाकिस्तान का जो मौजूदा जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ पेश करता है, और एक पाकिस्तान का एज अ डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारा एक इमेज है वो उनको पेश किया जाए, और उनको पाकिस्तान की ट्रेडिशंस, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की ज़ुबान से उनका जो है वो ताल्लुक़ उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो स्वीडिश सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी एक अहम एसेट है, तो ये एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। दूसरी जो दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि चूँकि मुल्क से बाहर रहने का कुछ थोड़ा सा मुझे इत्तफाक हुआ है, और कुछ अपने जो मुख्तलिफ जगह पर हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो मैं जब मेरी बात होती है दोस्तों से तो दोस्ताना मशवरा मेरा ये होता है कि दो चीज़ों पर आप फोकस करें। एक तो तालीम, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ख़ास तौर पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हायर एजुकेशन, चूँकि बल्कि हर लेवल की एजुकेशन फ्री है स्वीडिश नेशनल्स और रेजिडेंट्स के लिए, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो इस सोसाइटी का एक यूज़फुल हिस्सा बने। और उसमें दूसरा एलिमेंट है सिविक सेंस, सिविक सोसाइटी सेंस, सिविक पार्टिसिपेशन, और इसमें जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर एक लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, कम्यून का सिस्टम है, काउंटी का सिस्टम है, और ये तमाम जो अहम अमूर हैं उनमें डिसीजन मेकिंग में, उनमें फ़ैसलों में एक की रोल प्ले करते हैं। तो इन पे एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी आवाज़ उठाएं उसमें, और ये एक मुस्बत अंदाज से आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने लोगों के जो मसाइल हैं उनके बारे में आप बात कर सकेंगे। तो मैं ये इनकरेज करूँगा कि हमें जो यहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं उनको इनकी सिविक सोसाइटी में सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो अपनी ज़रूर बढ़ानी चाहिए। जी आपने बड़ी अहम बात की है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन की जो आपने बात की है, तो वहाँ बहुत कम है रिप्रेजेंटेशन, लोगों की, नौजवानों की दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, जबकि वो लैंग्वेज भी जानते हैं, माशाल्लाह इंटीग्रेट भी हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरह माइल किया जाए, वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए ताकि इस सोसाइटी का हम हिस्सा बन सकें, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकें और इसको बना सकें, क्योंकि अब हमने यहीं रहना है। अब आने वाली जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, जाहिर है ये हमारा सेकंड कंट्री है, तो ये बहुत अहम बात की आपने। यहाँ मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी लियाकत अली साहब आपसे कि चूंकि आप एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं और माशाल्लाह आपके बच्चे अब जवान हैं और वो सब कुछ, तो आप ये थोड़ा सा नौजवानों के लिए बताएं कि वो क्या ऐसा करें जिसकी वजह से वो आसानी के साथ जो है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम या जर्नलिज्म की तरफ जो है जा सकें। नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ तो जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बेशुमार हैं, यानी कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर एक बच्चा जो है कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उसे लैंग्वेज भी आती है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबरशिप ले सकता है और इसी तरह गाहे बागाहे उसमें आगे बढ़ सकता है। वो मेरे ख्याल में कोई इतनी कोई रुकावटें नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत जाहिर है एक हो सकता है थोड़ा बहुत मसाइल हों उसमें, कुछ लोग रेसिस्ट भी होते हैं इस तरह करके, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पिछले 25 साल से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का कोई मेरे साथ ज़ाती तौर पे मैंने एक्सपीरियंस किया हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद लेट आया पॉलिटिक्स की तरफ
उससे पहले आया होता तो शायद मैं कहीं आगे निकल जाता, लेकिन अब जाहिर है ये उम्र भी है एक, तो बहरहाल आई थिंक मैंने बड़ा अच्छा इसमें अचीव किया है, और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस सिस्टम को कि ये ओपन है, बच्चों को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले सर, काफ़ी हमने सीरियस बातें की, कुछ थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, स्वीडिश खानों में सबसे अच्छा खाना कौन सा लगा? मैंने सेमला दैग अभी गुजरा है, आपने जी भी सुना होगा। ये एक दिन है जिसमें जो लोग स्वीडन में नहीं रहते उनके लिए ये दिलचस्पी का मुकाम होगा कि स्वीडन में एक रिवायत है कि मुख्तलिफ जो मीठे हैं उनके नाम पर दिन मनाए जाते हैं, और ये सेमला डैग जो है ये बेसिकली सेमला एक मीठा है, जो एक मीठा बन है जिसके अंदर करीम और बादाम की पेस्ट और इलायची डाली जाती है, और इसको ख़ास तौर पर ये जो लेंट का मौसम है इसमें ये बनाया जाता है, और इसका पर्टिकुलर एक दिन से ये स्टार्ट होता है, और ये इस सीज़न के अलावा नहीं मिलेगा आपको, ये 40 दिन के अलावा ये नहीं बनाया जाता। और इसको खाने के भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था, वो मुझे मेरे जिन दोस्तों ने ये दावत दी उन्होंने कहा कि जी ये आप इसको गर्म दूध के अंदर डालें और फिर उसके ऊपर ये डाल के, और उसका जो ऊपर बन का छोटा हिस्सा है उससे आप क्रीम को उठाएं और इस तरह उसको खाएं। तो वो मैंने खाया, और वो हम चूँकि पाकिस्तानी तो मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसा मुल्क भी है जो हमारी तरह मीठे को पसंद करता है। जी जी बिल्कुल। और इसमें असल में इस डे की आपने बात की, तो एक्चुअली इसमें ये है कि ये जो क्रिश्चियन के रोज़े स्टार्ट होते हैं ये उससे पहले डे मनाया जाता है, ताकि वो एक अपनी तरफ से एक फैटी चीज़ खाते हैं, ताकि एक सिम्बॉलिकली ये दिखाते हैं कि फैटी चीज़ें खा लें और अपने अंदर जो एनर्जी जो है उसको गेन कर लिया जाए। तो ये इसे कहा ही जाता है फैट जो है चिकनाई, उसी हवाले से। जी जी। अच्छा, एक ज़ाती सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप फॉरेन ऑफिस में चूँकि काम कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग पूरी दुनिया में, आप कहीं भी जाते हैं, माशाल्लाह बहुत सी एम्बेसीज में आपकी पोस्टिंग रही है, तो इससे आपकी जो फैमिली लाइफ है या बच्चों की जो परवरिश है, उनकी जो तालीम है, वो किस तरह आप एडजस्ट कर पाते हैं? उसमें क्या कोई मसला नहीं होता? एकेडमिकली थोड़ा सा बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक स्कूल में या एक यूनिवर्सिटी में बाज़ दफ़ा वो पूरा टाइम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि उसमें जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बारे में और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के बारे में, और ये मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस अपने बच्चों में ये पैदा करनी चाहिए। और मैं लकी हूँ कि ये हम एक ऐसी सर्विस में जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बच्चों में जो ये अवेयरनेस आती है ना कि जी एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ भी है, पर एक इंसानों के दरमियान एक मुश्तरक इक़दार भी है। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ एक ज़रूरी जो मैं सिविक सेंस की बात कर रहा था उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। और ये मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी सोसाइटी की हमारी एक खूबी भी है, जो हम कई दफ़ा प्रॉपरली प्रोजेक्ट भी नहीं करते, कि हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ ख़याल के, मुख्तलिफ़ नज़रिए के लोग रह रहे हैं, एंड आज से नहीं, वो बहुत अरसे से रह रहे हैं। मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, एंड दे आर ऑल आर इक्वल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और ये एक बड़ी हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, ये हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है। तो मेरा ज़ाती तजर्बा इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। एकेडमिकली यस, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंसान के एजुकेशन का। बिल्कुल। तो सर हमारे साथ कॉलर आना चाह रहे हैं, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं स्टॉकहोम से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, आज आप जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे साथ जो है एम्बेसडर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर डॉक्टर ज़हूर अहमद। कोई बात करना चाहेंगे कुछ? माशाल्लाह। जी जी
जी सर, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा जहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे एम्बेसडर साहब से ये पूछना है कि यहाँ पे काफी सारे जो है ना वो हाईली एजुकेटेड पाकिस्तानी लोग हैं जो यहाँ से भी पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी मास्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं, पीएचडीज भी बहुत हैं जो इनको मैं जानता हूँ, लेकिन इधर जो है ना उनके लिए जो है कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है ना उनको मिल नहीं रही। तो अगर एम्बेसडर साहब के पास कोई ऐसा प्लान है या वो उनका कोई कोलैबोरेशन विद स्वीडिश गवर्नमेंट कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी तरह एंगेज कर सकें जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनके साथ? जी सही। आपका सवाल आ गया तो हम एम्बेसडर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप इसका जवाब देते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी कॉल करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मैं समझता हूँ कि ये जो आपने जिन लोगों का जिक्र किया है जो पाकिस्तान स्वीडन दोनों की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ और दोनों इंडस्ट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए और उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और हम मुख्तलिफ जो प्रोफेशंस हैं उनके साथ, आईटी प्रोफेशनल्स के साथ हमने एक मीटिंग की है, एक अब डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ करेंगे, हमारी एक रिसर्चर्स के साथ मेरा एक इरादा है मीटिंग करने का, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि HEC भी हमें ज्वाइन करे उसमें। और हमारा उसमें मकसद ये है कि हम एक्सप्लोर करें कि कौन से एवेन्यूज़ है जिनमें कोऑपरेट हो सकता है। बाकी जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फिर इस मुल्क में या पाकिस्तान में या जहाँ भी आप जाएंगे वो इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस को इन्हांस करें और अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, दे बिकम योर एसेट्स। और आजकल के दौर में यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एसेट। बिल्कुल आपकी बात सर दुरुस्त है, लेकिन सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है अभी स्वीडन में। मैं जिन्होंने कॉल की, ही इज़ आल्सो द PhD एंड रिसर्चर इन द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर दैट इन द KTH एंड जस्ट लाइक दैट। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया, और उसके बाद ऐसा होता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है आफ्टर PhD। जी मैं भी कुछ बहुत सारे PhD लोगों के साथ सलाम दुआ है, तो वो सब यही बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है, जो उनको प्रॉब्लम आता है तो वो ये आता है कि फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइम जो है वो नहीं बन पाता, यानी उसमें कुछ टाइम के बाद उन्हें अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो यहाँ पे सर मैंने जो फील किया, आप लोग ज़्यादा बेहतर जान कि यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन जो है और ज़ुबान और टेक्निक आती हो तो ज़्यादा तरक्की है रादर देन दिस के एकेडमिक और डिग्रीज आपके पास ज़्यादा हों। जी ये बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त इकोनॉमी में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली रिसर्च स्कॉलर्स और जो हायर एजुकेशन है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमारा जितना बड़ा पूल है यूथ का और जिस डेवलपमेंट के लेवल पर हम हैं, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में हमने फिनलैंड के साथ एक वोकेशनल एजुकेशन का जो उनका एक इंस्टीट्यूट है तुर्को में, उसका और नेफ्टेक का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो पाकिस्तान में नेशनल जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का जो हमारा सेंटर है उनका, और इसी तरह का हम स्वीडन के साथ भी इंशाल्लाह उसकी तरफ काम करेंगे। तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है उसमें इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, और एक तो अपना जो उनका करिकुलम है, जो उनके एक्रेडिटेशन का सिस्टम है, उसमें इनसे हम फ़ायदा उठाएं ताकि पाकिस्तान में जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन से ट्रेन होकर निकले वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाए। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। मैं समझता हूँ कि अब ये वर्ल्ड इज़ अ जॉब मार्केट, इट्स नॉट आई मीन किसी एक जगह नहीं है,
और पाकिस्तान में जो हमारी डायस्पोरा है, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है। एक तो ये कि वो हर जगह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को नुक्ता नज़र पहुंचाते हैं। दूसरी ये है कि वो पाकिस्तान में जो रिमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और इस वक्त गवर्नमेंट ने मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहूँगा कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट की एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है, ताकि जो मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में अपने रकम को कानूनी और लीगल तरीके के ज़रिए वो पहुंचा सकें, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उनको उसमें कोई दिक्कत ना आए। और ये इस पे भी हमने एक वेबिनार किया था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हमारे जो डिप्टी गवर्नर थे वो उसमें तशरीफ लाए थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हवाले से, आई थिंक कल इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इसके सिलसिले में प्रोग्राम किया। जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब में कल परसों शिरकत की थी, और उसमें उनकी जो तकरीब थी उसमें ये भी बताया गया था कि किस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत पॉपुलर हुआ है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये फैसिलिटेट करता है, दूसरा ये है कि एक फॉर्मल और लीगल बैंकिंग का आप हिस्सा बन जाते हैं, और तीसरा ये है कि आपको इसमें फिजिकली जाने की और उस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हमने कमर्शियल काउंसलर गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ रेडियो पर एक मुफस्सल प्रोग्राम इस पे किया था, और उसमें यही मकसद था कि कम्युनिटी तक, और कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। बहुत मज़े के कुछ सवाल आए, दिलचस्प सवाल भी, कि हम नहीं जाएंगे तो हमारा अकाउंट कैसे खुलेगा, और इसके बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे, हम अप्रिशिएट करते हैं सारे चीज़ों को। सर, एक और मैंने चीज़ जो सुनी और पढ़ी कि उनको गाड़ियों का गिफ्ट दिया जा सकता है स्वीडन में बैठ के पाकिस्तान अपने घर वालों को, और कुछ इस किस्म का। तो इसकी जो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगी तो इसकी आपको ये कार बैगेज रूल्स हैं और गिफ्ट स्कीम है, ये इसके बारे में आपको मतलब ये दुरुस्त है खबर ये जी। हाँ, ये इसमें टैक्स कंसेशंस कुछ मिलती हैं, उसकी सर्टन रेगुलेशंस हैं, वो SRO हम उसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, और ये FBR इशू करता है, और वो वक्तन फ़क्तन चेंज भी होती रहती हैं हर साल, बट ये फैसिलिटी मौजूद है। सही। अच्छा, ये कोई नई फैसिलिटी है, ये पहले से नहीं, ये चल रही है जी, पहले से चल रही है, लेकिन इसमें रिवाइज होती रहती है, मुख्तलिफ कभी उसमें शराइत चेंज होती रहती हैं। आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई है या ये मेरा ज़ाती तजर्बा नहीं है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसमें आई थिंक वो सर्टन CC और सर्टन एज के हिसाब से आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। कुछ उसमें है रिक्वायरमेंट्स, उसमें टैक्स कंसेशंस आपको मिल जाती हैं। तो अगर कोई चाहे तो वो पाकिस्तान एम्बेसी के पेज पे जाकर चेक कर सकता है, अगर कोई ऐसा गिफ्ट करना चाहता है या कुछ भी, या कुछ लोग इसलिए भी पाकिस्तान गाड़ी रखना चाहते हैं कि जब हम जाएं तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सर, एक और जो है वो बात है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे हम पाकिस्तान पैसे भेजेंगे अपने, तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा उसमें कोई अगर बैंक करप्ट हो जाए या कुछ और, तो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ये चीज़ इतनी कोई कॉमन नहीं रह गई। तो क्या ये सेफ़ है कि कोई बंदा रोशन डिजिटल बैंकिंग से पैसे भेजता है? तो रोशन डिजिटल बैंक जो है ना, ये तो रोशन डिजिटल अकाउंट की एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराई है, स्टेट बैंक ने इसकी इंट्रोड्यूस कराई है, और इसमें मुख्तलिफ बैंक हैं जो इसका हिस्सा हैं, और उनमें आप अपनी मर्ज़ी का बैंक चूज़ कर सकते हैं, उस बैंक के साथ आप बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो फैसिलिटीज़ हैं और वो तमाम वही उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए। तो हम एक साथ मौजूद हैं जी साइमा लिंडस्ट्रॉम, जो कि हमारे प्रोग्राम की होस्ट भी हैं, और इस वक्त किसी वजह से हमारे साथ नहीं है। तो जी साइमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आप सबका? वालेकुम सलाम, हम सब ठीक हैं जी। हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद हैं इस वक्त, डॉक्टर ज़हूर साहब, तो आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं। जी, मैं सर से पूछना चाहूंगी कि ट्रैवलिंग के लिए पाकिस्तान से अगर आना चाहे कोई बंदा जो है स्वीडन में, तो आपके ख्याल में इन हालात में जो है वो मुश्किल है आना, या
हो सकता है पॉसिबल, या जैसे भी हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से अगर हम देखें कि स्वीडन से लोग जो है वो इंटरेस्ट लेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान को विजिट करने के लिए, या क्या सोचते हैं आप इस बारे में? साइमा, हमने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो अभी इंशाल्लाह हम उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजकल ये आपको मेरा ख्याल है स्वीडिश जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी मालूमात के मुताबिक आजकल पाकिस्तान से वीज़ा इशू नहीं हो रहे यूरोपियन यूनियन के किसी भी मुल्क के, वो शेंगन वीज़े स्टूडेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स को वीज़ा आ रहा है। जी सर, एक क्वेश्चन है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कि हमारे लिए जो अफ़गानी वीज़ा है उसका कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है और जो पाकिस्तानी वीज़ा है उसकी फ़ीस है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अगर स्वीडिश सिटीज़नशिप है तो हम पैसे देते हैं, और अफ़गानी, हम ये नहीं कहते उनसे पैसे ना लें, लेकिन अफ़गानियों के पास पैसे नहीं, तो हमारा वीज़ा भी है तो फ्री होना चाहिए। ये असल में ना जो दो ममालिक होते हैं उनके दरमियान एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप जितनी फ़ीस वो हमारे नेशनल से चार्ज करेंगे, नॉर्मली हम उतनी ही फ़ीस उनके नेशनल से चार्ज करते हैं। तो अफ़गानिस्तान और स्वीडन का इसलिए फ़र्क है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्वीडन के लोगों के साथ हमारी दोस्ती काम है। लेकिन जो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप जो नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो आप इशू करवा लेते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, एम्बेसडर साहब ने सही बात की कि हमें बल्कि अपना ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड जारी रखना चाहिए ताकि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये भी हमारी शिनाख्त है और हम अपने साथ रखें। आप पासपोर्ट भी रख सकते हैं, आप दोनों पासपोर्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और स्वीडन का दो पासपोर्ट हम रख सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने सुना ये खबर थी कि जो नॉर्वे में पाकिस्तानी रह रहे हैं वो ड्यूअल नेशनल है। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम भी ड्यूअल नेशनल हैं। जी जी, स्वीडन में भी है। लेकिन नॉर्वे का उन्होंने अब किया, मतलब क्योंकि नॉर्वे का मेरा ख्याल रिसेंटली हुआ है शायद जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है। जी जी, वो रिसेंट हुआ है, लेकिन स्वीडन का पहले से है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को इल्म में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो वो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, कुछ लोगों ने एतराज़ किया था तो इसलिए मैंने सोचा कि इस सवाल हमें ऐड कर देना चाहिए। तो उसके सर, आप एक कश्मीर पे भी आपका एक बहुत अच्छा फोकस है और बड़ा क्लियर फोकस है। आप हमेशा कश्मीर की आवाज़, आपने भी 5 फरवरी पे भी जो है वो सेमिनार्स, वेबिनार थे, चूँकि आजकल कोविड की वजह से आपने 2 से 3 दिन वो अटेंड किए और सारी कम्युनिटी ने आपके साथ शिरकत की। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से स्वीडन में इस टाइम पे एक आवाज़ उठ रही है, तो ये यूएन तक भी बात जो है वो कन्वे हो ही रही है, तो आपको लगता है सर इससे हमें कुछ फ़ायदा हो सकेगा कश्मीर के इशू पे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुरू से इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जो कश्मीरी अवाम है उनको उनका हक़ राय दही मिलना चाहिए, और उनके जो उसके अलावा जो हुकूक हैं वो भी सल्ब किए जा रहे हैं। उनके सबसे बड़ा राइट टू लिव है जो सल्ब किया जा रहा है। उनका जो क्या वहाँ पे तशद्दुद और जिस तरीके से एक ऑक्यूपेशन की सिचुएशन है, तो ये हमें ज़रूरत है कि हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, ये दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ नहीं है, इसलिए क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में इसके बारे में ख़ास बात की गई है। ये बात की गई है कि जी इसको कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हल होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे जिस मुल्क में हम इस वक्त बैठे हैं, ये मुल्क फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एक अलमबरदार है। और यहाँ पर इनको ये बताने की और सबसे बड़ी बात है रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो रूल ऑफ लॉ है इंटरनेशनली, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, वो दुनिया में अमन की और दुनिया में इस किस्म के जो मसाइल हैं उनको उन पर जो फ़ैसला सादिर करती है उस पर सब कारबंद होते हैं। तो ये हमें मेरा ख्याल हम अपने जहाँ भी स्वीडिश दोस्तों से बात हो, हमें इस मौजू पर ज़रूर बात करनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कुछ पूछना, साहब पूछना चाहेंगे?
जी, मैं सिर्फ एम्बेसडर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई पैगाम आप कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई देना चाहें। मैं जी ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो इसके दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, और आप किसी भी मौजू पे जिस पे हम आपकी मदद कर सकें, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आ रही है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। फेसबुक पे करें, ईमेल पे करें, टेलीफ़ोन पे करें। टेलीफ़ोन पे भी हम अवेलेबल हैं, लेकिन अगर टेलीफ़ोन पर किसी वक्त पे कोई शख्स बिज़ी है तो आप ईमेल हमें भेजें, हम उनको बड़ा रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और हम आपको आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये कि आप हमारा साथ दें, और हम अपने मुल्क के लिए, जो आपका मुल्क भी है और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों का मुल्क भी है, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनको अपना एक एसेट समझते हैं। हम आपके साथ मिलकर अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, और पाकिस्तान और स्वीडन और या पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आखिर में अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना चाहें, कोई नगमा? ये मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि हमारे एक टर्किश दोस्त हैं जिन्होंने एक गाना हाल ही में गाया और वो बहुत पॉपुलर हुआ है यूट्यूब के ऊपर भी। बिल्कुल। इनका नाम है तुर्गे इवन और इस गाने का नाम है आई एम कश्मीर। जी सर, ज़रूर हम आपका ये, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में किसी नए टॉपिक, नए इंटरव्यू के साथ। तो अपना, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गाहे बगाहे आप हमें विज़िट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। बहुत शुक्रिया जी, जब आप बुलाएंगे आ जाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के साथ बात कर सकूँ।